हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th और 12th से संबंधित प्रकाश का अपवर्तन जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर का स्टार्टिंग है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यह चैप्टर ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका स्टार्टिंग जो होता है वो अपवर्तन से है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तनांक क्या है, वास्तविक आभासी गहराई क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता और पार्श्विक विस्थापन। तो यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों को आज देखना है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के बारे में सभी लोग जानते हैं। प्रकाश की प्रकृति दो तरह की होती है। एक यह रे की तरह से बिहेव करता है और दूसरा जो है वेव की तरह से। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के संदर्भ में प्रकाश का अपवर्तन, जो कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो परावर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से, मतलब इसका जो अपना इनिशियल पाथ था, उस पाथ से यह थोड़ा भटक जाती है, मतलब कि डेविएट हो जाती है। तो यह इस पर निर्भर करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की बात करें तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे आप देखें कि यह एक आपतित किरण है और यह एक ग्लास का टुकड़ा है, या सपोज कर लीजिए कि कोई वायु की तुलना में अधिक डेंस मटेरियल है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है तो ये देखिए अभिलंब है। अभिलंब मतलब हो गया उस सतह पर 90 डिग्री पर खींचेंगे हम। तो यह अगर माध्यम नहीं होता तो यह किरण ऐसे सीधे जाती, लेकिन माध्यम होने की वजह से अब यह अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। तो ये देख रहे होंगे कि अब ऐसे जा रहा। तो यह किरण आपतित किरण, यह अभिलंब और यह किरण अपवर्तित किरण है। तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तित कोण कहते हैं। इसे आई से और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि आई की वैल्यू आर से हमेशा बड़ी होगी। किस केस में? विरल माध्यम से सघन माध्यम के लिए। ठीक इसी तरह से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने पथ से डेविएट होगी और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जैसे ये जा रही थी, ये इसका अभिलंब से दूर हट गई। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान यह अपवर्तित कोण का जो मान है इससे कम होता है, यानी आई कम होगा और आर की वैल्यू अधिक होती है। अब यह प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, इसके क्या कारण है? तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरे में प्रकाश की चाल
1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई एक पहाड़ी है और उस पर से जो है दो फ्लाइट जो है या हेलीकॉप्टर ले लीजिए कि उड़ रहे हैं। तो जो बहुत तेजी से उड़ेगा वो सीधे जाएगा और जो जिसकी स्पीड कम होगी वह लुढ़कते हुए थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है। तो साइन आई अपान साइन आर, और यह नियतांक होता है जिसे हम 1n2 भी कहते हैं। 1n2 से मतलब है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और साइन आई अपान साइन आर जो नियतांक होता है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो 1n2 को क्या पढ़ेंगे? 1n2 को पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसे लिखा गया है तो पहला वर्ड बताता है कि उसके सापेक्ष यानी प्रकाश की किरण वहां से अगले माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जो अपवर्तनांक मिलेगा यह अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का मिलेगा पहले माध्यम के सापेक्ष। अब अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे अगर हम ग्लास स्लैब ले लें यानी कांच के लिए ले लें, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में अर्थात कांच में जो प्रकाश की चाल है दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो अगर निर्वात में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो n बराबर c अपान v। इसकी कोई इकाई नहीं आती है क्योंकि c यह भी वेग है, v यह भी वेग है, तो दोनों की इकाई मीटर प्रति सेकेंड और अनुपात के रूप में है तो ये कट जाता है। तो इस तरह से अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वहां पर ये कहा गया कि निर्वात से तुलना की गई, लेकिन अब यहां पर यह कहा गया है कि दो माध्यम है, पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वह सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम इसे 1n2 दिखाएं तो ये हो गया v1 अपान v2। v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो यह हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम एवं पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों को यहां पर कंबाइन किया जा रहा है, माने दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो ये माध्यम 1 है, यह माध्यम 2।
माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और 2 का n2 है। इसमें प्रकाश की चाल v1 है, इसमें प्रकाश की चाल v2 है। तो 1n2 बराबर क्या होगा? n2 अपान n1। यानी जैसा है क्या कहा गया कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम एवं पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो 1n2 हो गया n2 बटा n1, और यह किसके बराबर होता है? v1 अपान v2। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि n1 v1 बराबर n2 v2। अगर यहाँ से इसको हम n1 माने n2 अपान n1 है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो n2 बाई n1 इक्वल टू v1 बाई v2, तो n1 इंटू v1 इक्वल्स टू n2 इंटू v2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस माध्यम में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल का जो गुणनफल है वह दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि n इंटू v बराबर c, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होगा, जहां पर c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो यह निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में हो गया। अब इसी तरह से वास्तविक एवं आभासी गहराई, ये क्या है? जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी कंटेनर में किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और सपोज कर लीजिए कि आपने एक कॉइन उसमें गिरा दिया, तो आप देखते हैं कि कॉइन जो है उसके बॉटम में तो है लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जब किसी बर्तन में अगर द्रव भरा हुआ है और उसके पेदे में रखी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अर्थात अगर h गहराई पर स्थित आभासी वस्तु की गहराई जो है h प्रतीत होती है, यानी ओरिजिनल इसकी जो गहराई है, एक्चुअल गहराई कैपिटल H है, लेकिन यह ऊपर से स्मॉल h गहराई पर हमें दिखता है। तो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANL, ये साइन R बटा साइन I। कैसे? अब इस फिगर से आप देखिए कि यहां पर रखा गया है, तो यहां से प्रकाश की किरण एक तो सीधे जा रही है जो कि C से होकर के चली ऊपर जा रही है, और दूसरी किरण यह O से A पर आएगी। अब जब O से A पर आएगी तो यह सघन माध्यम है, वायु में जाएगी तो विरल माध्यम है। तो यहां से जब यह बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हट जाती है तो यह पीछे की तरफ इसको हम मिलाते हैं, तो पीछे की तरफ जब मिलाते हैं तो यह कट करता है I पर, और जो O का इमेज है वह इमेज I पर दिखता है। तो इस तरह से C से I की जो डेप्थ है यह आभासी गहराई है, और C से O की जो गहराई है वह वास्तविक गहराई है। तो अब यहां पर आप फाइंड करेंगे तो देखिए यह प्रकाश की किरणें जा रही है और यहां से अपवर्तित हो रही है। तो ये अभिलंब जब खींचेंगे तो ये जो कोण होगा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह बाहर की तरफ जा रही है तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसे पीछे की तरफ जब हम मिला देंगे तो आप देख रहे होंगे कि O से C की तरफ और यह अभिलंब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल है तो इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यह एंगल अगर R है तो यह भी क्या होगा? R होगा। ठीक इसी तरह से यह नॉर्मल और यह रेज दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, और ये देख रहे होंगे कि ये इसको मिलाया गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह भी एंगल हो गया I। अब स्नेल के नियम से है कि n1 इंटू साइन I बराबर n2 इंटू साइन R, n1 इंटू साइन I इक्वल्स टू n2 इंटू साइन R, यह बराबर होता है। तो अगर n1 साइन I बराबर n2 साइन R, तो n1 अपान n2 बराबर साइन R अपान साइन I। ये n1 अपान n2 बराबर साइन R अपान साइन I, ये I है, तो इक्वल्स टू हो गया ये ANL। अब आप ये कहेंगे कि n2 अपान n1 लिया जाता था,
यहां पर प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जा रही है तो इस तरह से हो गया ANL इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। अब साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, तो अब देखिए ट्रेंगल ACR में आप देखिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया AC और कर्ण हो गया IA, तो AC अपान IA। साइन आर की वैल्यू जो है ये साइन आई की वैल्यू हो गई। साइन आई के लिए आप देखेंगे COA को, तो साइन आई इक्वल टू AC अपान OC, और साइन आर की जगह पर हो जाएगा ये AC अपान IA। तो अब इन दोनों से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले ऊपर ले जाकर के, तो ये OA अपान AC हो जाएगा, AC से AC कट जाएगा, तो OA अपान IA। अब OA की वैल्यू जो है OC के बराबर होगी। कैसे? OA, तो A और C जो है बहुत ही पास में है, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण जो है जब ऊपर की तरफ जा रही है तो A और C जो है बहुत ही पास में है, तो हम OA को OC मान सकते हैं, तो OC बराबर हो जाएगा H। इसी तरह से IA को IC यानी A को C पर मान लेंगे तो IC हो गया, IC बराबर H। अब OC की और IC की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ANL बराबर OA बटा IA से OC अपान IC हो गया, और OC कैपिटल H है, IC स्मॉल h है। H वास्तविक गहराई है और स्मॉल h आभासी गहराई है। तो इस तरह से अगर हम ANL को सिर्फ n दिखते हैं तो n इक्वल्स टू h बाई स्मॉल h। तो यह आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच में संबंध हो गया अपवर्तनांक के संबंध में। तो अब इससे आप ये देख रहे हैं कि अगर n इक्वल टू h बाई h है तो स्मॉल h को अगर यहां पर रखें तो h बाई n हो जाएगा, तो n की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही स्मॉल h का मान कम आएगा। अब वस्तु की जो स्थिति में विस्थापन हुआ वह विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन ये देखिए O पर था, O पर है, ये टोटल डिस्टेंस C से O तक की कैपिटल H है, और यह आ गया अब जो है स्मॉल h पर, तो कितना विस्थापित हुआ OI के बराबर। OI की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x इक्वल टू हो गया h माइनस h। अब यहां से देखिए h इक्वल्स टू कैपिटल H अपान n, कैपिटल H अपान n पुट कर देंगे, कैपिटल H को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 अपान n, n जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। वस्तु की स्थिति में तो विस्थापन कितना हो गया, x इक्वल्स टू कैपिटल H 1 माइनस 1 अपान n। h उसकी वास्तविक गहराई है और n उस द्रव का अपवर्तनांक है। अब इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि किसी बर्तन में भरे द्रव में N1 N2 N3 अपवर्तनांक के अमिश्रणीय द्रव क्रमशः H1 H2 H3 ऊंचाइयों तक भरे हैं, तो वस्तु की आभासी गहराई पहले के लिए H1 बाई n, दूसरे के लिए H2 बाई n, तीसरे के लिए इस तरह से, तो टोटल H जो होगा आभासी गहराई वह H1 अपान n प्लस H2 अपान n प्लस H3 अपान n के बराबर होगा। अब इससे तात्पर्य यह है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने 1/3 हिस्सा जो है सरसों का तेल डाल दिया, दूसरे हिस्से में आपने केरोसिन ऑयल डाल दिया, इसी तरह से फिर इसके बाद कुछ हिस्सा पानी डाल दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि तीनों एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, और उसके बॉटम में अगर कोई एक कॉइन डाल देते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि आभासी गहराई जो होगी वह तीनों जो द्रव हैं तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, और जब तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो जो आभासी गहराई आएगी सबके लिए अलग अलग, तो अलग अलग जो आएगी उसको जोड़ देंगे तो पूरी आभासी गहराई हमें प्राप्त हो जाएगी। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, रिवर्स। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि यदि
प्रकाश की किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों के पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करती है। अर्थात ये देखिए, प्रकाश की किरण ए से ओ पर गई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हो करके यह फिर बी पर गई। बी पर जो है यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया गया है जहां से कि यह उसी पथ से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे गई फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होते, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसी पाथ से वापस गई, यानी ये गई ए ओ ओ बी और आई कैसे बी ओ ओ ए। तो इसे हम कहेंगे कि यह प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत का पालन करती है। तो इस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा उसके टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ये आपतन कोण आई हो गया और ये अपवर्तन कोण आर हो गया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष, इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह 1n2 इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर, ये आई और ये आर है तो साइन आई अपान साइन आर। अब प्रकाश की किरण जब बी से लौटेगी तो मीडियम 2 से 1 में आएगी तो 2n1 होगा, 2n1 इक्वल्स टू हो जाएगा फिर ये साइन आर अपान साइन आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, दैट इज 1। तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 2n1 इक्वल्स टू 1 अपान 1n2। इसी तरह से अगर पहला माध्यम जो है एयर है, वायु है, और दूसरा जो है ग्लास है, तो आप कह सकते हैं कि ANG बराबर 1 अपान GNA। तो यह जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू मिल जाता है। अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अगर कई पदार्थ जो पारदर्शी पदार्थ हैं एक साथ अगर रखे गए हैं तो उस स्थिति में जो अपवर्तनांक है वह एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर 3 माध्यम लिया गया है। एक वायु है, वायु से द्रव में जा रही है, द्रव से कांच में जा रही है और कांच से फिर वायु में जा रही है। तो इन स्थितियों के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखें, जब वायु और द्रव के सतह पर बी पर पहुंचेगी तो यह सघन माध्यम होने के कारण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई। जब यह सी पर पहुंचेगी तो ये कांच है। अब द्रव से अगर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो उस स्थिति में फिर यह क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ झुक गई, फिर कांच से जब वह वायु में जाएगी तो विरल माध्यम हो गया तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि ए बी और डी ई एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इस स्थिति में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यानी यह आपतन कोण और यह निर्गमन कोण या निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर यह आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, और यह नॉर्मल और यह नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया। लेकिन यह कोण आर डैश होगा, इससे कम होगा, तो जब यह आर डैश होगा तो यह भी पैरेलल, तो ये आर डैश हो गया। अब बी सी और डी सतह पर हम स्नेल के नियम को लगाएंगे। तो यहाँ एयर से जा रहा है लिक्विड में, लिक्विड को एल से दर्शाया गया है, एयर को ए, लिक्विड को एल और ग्लास को जी। तो ANL वायु से द्रव के लिए, तो साइन आई अपान साइन आर ये मिल गया। फिर द्रव से कांच में जा रहा है तो एल से ग्लास में, तो एल से जी, तो LNG इक्वल्स टू हो गया साइन आर अपान साइन आर डैश। इसी तरह से अब कांच से एयर में जाएगा तो ग्लास टू एयर GNA साइन आर डैश अपान साइन आई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ANL इंटू LNG इंटू GNA, ये साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपान साइन आई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, दैट इज 1। अब यहाँ पर आप देखें ANL इंटू LNG इंटू GNA,
इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर हम एल एन जी यहाँ से निकालते हैं तो एल एन जी इक्वल टू हो गया 1 अपान जी एन ए, और ए एन एल इधर चला गया अपान में। अब जी एन ए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से 1 अपान जी एन ए को क्या लिखते हैं, ए एन जी, अभी पीछे आपने देखा। तो इक्वल्स टू ए एन जी अपान ए एन एल, यानी 1 अपान जी एन ए ये उल्टा हो गया तो ए एन जी हो गया, ए एन जी अपान एन एल। इस तरह से एल एन जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रेस्पेक्ट में ए एन जी अपान ए एन एल हो गया। अगर लिक्विड में द्रव के जगह अगर हम माने द्रव में वाटर है तो इस स्थिति में फिर ये फार्मूला बन जाता है डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, अर्थात कांच का यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत का गुण होता है, अतः अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इससे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो आपका आंसर होता है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है प्रकाश का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वह चेंज नहीं होती है। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वह तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। और कैसे बदल जाती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर न्यू लैम्डा, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है और लैम्डा उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो अगर हम परिभाषा से देखें तो 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2 अपान n1 होता है, और n2 बाई n1 जो है v1 अपान v2 के बराबर होता है। तो v1 इक्वल्स टू न्यू लैम्डा 1 और v2 इक्वल्स टू न्यू लैम्डा 2, न्यू कैंसिल हो गया तो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। अब यहाँ से हम अगर देखें, अगर इसको हम n कर दें तो n बराबर हो गया लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। लैम्डा 2 अगर माध्यम का है तो लैम्डा माध्यम इक्वल्स टू हो गया लैम्डा अपान n। अर्थात जब प्रकाश की किरण जिस तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की किरण है और अगर वह n अपवर्तनांक वाले पदार्थ पर आपतित होती है तो उस माध्यम में उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य की 1 अपान n टाइम्स अर्थात घट जाएगी। जैसे वायु से अगर जल में प्रकाश की किरण जा रही है तो जल में उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्भर करता है, n इक्वल्स टू a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। ए बी जो है उस माध्यम के लिए जो है नियतांक है, लैम्डा जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य है, n जिस माध्यम में वह जा रहा है प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक है। इसी तरह से है कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन। तो कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ चुके हैं। अब ये देखें कि ये कांच का गुटका है और इसमें प्रकाश की किरण ए बी आपतित हुई, बी सी अपवर्तित हुई और सी डी इमर्ज हुई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यह अपवर्तन कोण आर, और यहाँ पर जो यह ओरिजिनल रेज थी जो कि जा रही थी जो ए बी ई एफ है, तो यह कोण अगर आई है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से यह भी आई होगा। तो जब ये आर है तो इधर का कोण हो गया आई माइनस आर। अब यह वायु से वायु में ही जा रहा है निकल रही है किरण, तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होंगी, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस फिगर से अगर आप देखें तो हमें बताना क्या है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन का मतलब है कि आपतित किरण को आगे की तरफ तथा निर्गत किरण को भी आगे की तरफ बढ़ाने पर दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उस लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यह पार्श्विक विस्थापन
जैसे सी से अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये सी ई हो गया। अब हमें फाइंड करना है सी ई की वैल्यू कितनी होगी, जिसे कि डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे फाइंड करने के लिए अगर आप देखें ट्रायंगल बी जी सी, इस ट्रायंगल से आर की वैल्यू के टर्म में देखें तो बी जी सी में अगर हम कास लगाते हैं तो कास थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, तो कास आर इक्वल्स टू आधार, तो आधार हो गया बी जी और कर्ण हो गया बी सी, बी जी बटा बी सी, और बी जी क्या है, इसकी थिकनेस है टी, तो टी अपान बी सी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्रायंगल बी सी ई, यह ई पर 90 डिग्री हो गया, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर यानी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया सी ई और हाइपोटेन्यूज हो गया सी बी, इसे यहां पर रखेंगे। अब इक्वेशन और 1 और 2, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन आई माइनस आर बटा कास आर इक्वल्स टू यहां से सी ई बाई बी सी अपान टी बाई बी सी, बी सी कैंसिल हो गया, सी बाई टी। अब इस तरह से हमें टी चाहिए, तो टी इक्वल्स टू हो गया, सॉरी सी चाहिए, तो सी इक्वल्स टू हो गया टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कास आर, और इस सी ई को हम यहां पर दिखाते हैं डी से, तो पार्श्विक विस्थापन डी इक्वल्स टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कास आर। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टी उस स्लैब की जिस पर वो आप फाइंड कर रहे हैं उसकी थिकनेस है। तो इस तरह से हम डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, अर्थात पार्श्विक विस्थापन को आसानी से निकाल सकते हैं।